नमस्कार दोस्तों। लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 30 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो शब्दों में कही गई है कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, जब वो अपने मन में कुछ करने की ठान लेते हैं ना, तो वो किसी से डरते नहीं है। बाद में लोग कुछ भी कहते रहे, बस उनके मन में एक जुनून हो जाता है कि हमें वो काम करना है। और जब वो जुनून अपने सर पे चढ़ता है किसी कुछ काम करने का, तभी लोग कामयाब बनते हैं। वरना क्या है, हम कुछ भी काम जब शुरू करते हैं, हम अपना एक लक्ष्य बनाते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं ना, तो दुनिया की क्या एक आदत होती है, वो आपके काम में आके टांग अड़ाएंगे। ठीक है, और आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। यार तेरे से होगा थोड़ी यार, इसमें बहुत मेहनत चाहिए। अरे ये नहीं पता होगा, तुम्हें क्या पता यार मैं कितनी मेहनत करूंगा। और उसमें नाकामयाबी कहाँ रह जाती है कि दुनिया जब कहती है और हम वो मान लेते हैं। ठीक है, एक आदमी, बाहर का आदमी आपको आके कहेगा, अगर आपने कुछ सोचा है, कोई लक्ष्य बनाया है, तो एक दूर का आदमी, जो आप दूर का नहीं, आप दोस्त भी मान लो, जो आपको जानता है, लेकिन आपके जो लक्ष्य, आपके जो मन में जो आपने जो लक्ष्य बनाया है, उसके प्रति आपने जो डेडिकेशन सोचा है ना, उसको वो नहीं जानता, लेकिन वो आपको आके कहेगा यार तेरे से नहीं होगा। और सबसे बड़ी कामयाबी अपनी है कि हम उसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, उसकी बात मान लेंगे, और फिर क्या है, वो दुनिया कहेगी, ये बातें कहेंगी, वो बातें बनाएंगे, तो हम उस फैसले को छोड़ देते हैं। तो वो हम उस नाकामयाब के कैटेगरी में फिर हम आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नाकामयाबी की कैटेगरी में आना है, तो ठीक है, तो दुनिया की बातें मानना शुरू कर दो। और अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है, तो जो डेडिकेशन के साथ आपने जो लक्ष्य को सोचा था, ठीक है, जो सपना लिया था, तो उसी डेडिकेशन को बनाए रखो। तथा एक बार भूल जाइए कि दुनिया में कोई रिश्तेदार भी है, आपका किसी की बात मानिए, एक कान में घुसाई दूसरे कान से बाहर, किसी की भी बात को, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पाना है। तो मेरी छोटी सी बात याद रखना कि अगर कुछ बड़ा करना है, ठीक है, तो आप ये सोच रही कि दुनिया आपके आसपास है। क्योंकि जब आप बड़ा कर दोगे, कुछ अपने आप में अचीव कर लोगे ना, तो जो दूर आपसे जो दूर लोग गए हैं, वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि उन सबको पता पता चलेगा ना बाद में कि यार वो दूर किस लिए था, क्योंकि वो उसको ये चीज़ हासिल करनी थी। तो वो फिर आपके जो आपने जो मेहनत की है ना, उसको सराहेंगे। तो अपने आप को अगर बदलना है, तो क्या करना है, अपने डेडिकेशन के साथ पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत लगा दो, ताकि आप एक लक्ष्य को पा सको। तो दुनिया की कहने को, जो भी दुनिया कहता रहे, उसकी बातों को अभी छोड़ दो। तो अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ही कम टाइम वेस्ट करता हूँ आपके लिए। तो सॉरी इस बात के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया। तो चलो, आज के करंट, जो कल के करंट अफेयर्स थे, उनके अभी हम आंसर्स देख लेते हैं। था इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन, जून 2020 किसके द्वारा रिलीज की गई थी? ये एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, जो मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज की गई थी। फिर आश्रय आइसोलेशन सिस्टम डेवलप किया गया था, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको बताइए, एक जो बंदा हो गया, उसके चारों तरफ प्लास्टिक का सा कवर लगा के मतलब पूरी तरह ढक दिया जाता है। और उसमें क्या है, इनहेल और एक्सहेल के लिए जगह होती है। जब आप बंदा सांस लेगा, तो उसके पीछे एक प्रेशर, जो नेगेटिव प्रेशर रहता है, या जो सक्शन पॉइंट रहता है, तो उसकी सांस को अंदर खींच लेगा, ताकि जो वही जो वायरस होते हैं ना, वापस उसके सांस में ना जाए। फिर उन वायरस को क्या है, उनको छान के, मतलब वायरस को मार मार के वो वापस गैस वहाँ अंदर आ जाती है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये पतंचेरू, हैदराबाद, तेलंगाना में है। तो ये आप देख लेना किस लिए न्यूज में था। इसने साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलके अभी एक एप्लीकेशन बनाई थी, मौसम, जो वेदर के रिपोर्ट बताता है। ये ऊपर नीचे दिखाई दिया था, मौसम वाला एप्लीकेशन। ठीक है, अर्थ साइंस ने जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जो लॉन्च किया था, मौसम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, कहाँ की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की थी? मॉरिशस की। नेक्स्ट देख लेते हैं, अथॉरिटी फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। तो इसमें तो कुछ देखने की बात नहीं है, खुद क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखा हुआ पड़ा है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। मनो दर्पण इनिशिएटिव प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। कि कोविड-19 के चलते बहुत से बच्चों को अभी क्या है, साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बन जाता है कि उसका एजुकेशन का क्या होगा, एक साल बर्बाद होगी। तो उनको क्या है, रिलीफ देने के लिए ये मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, एक फ्री टेलीफोन कॉल भी रहेगा, जिससे आप बात कर सकते हो, अगर आपको कोई मेंटली प्रेशर, मतलब प्रेशराइज हो जाते हो कि आपने
एजुकेशन के लिए। तो अब कहीं आपको कभी भी और अपने साथ वालों को भी बताना, कोई परेशानी नहीं है, पूरा देश लॉकडाउन में है, आपका साल बर्बाद नहीं होगा कहीं पे भी, आप चिंता मत कीजिए। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी। ये नहीं है कि इस साल जब जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो बच्चों का साल बर्बाद हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो उनको प्रेशराइज ना होने दीजिए, उनको एक साइकोलॉजिकल आप उनको एक सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद, किसके साथ, ये T-90 के जो आगे हल टाइप का एक जो सिस्टम लगता है, किस लिए, माइंस को निकालने के लिए। तो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, भारत अर्थ मोर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। इंडिया ने अभी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो रिवाइव किया था साकू के था, तो इसमें साकू पूछा था, साकू क्या है, तो ये साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन है, ठीक है। और इकोसोस स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी सब्सिडरी बॉडी है, ये यूएन की एक बॉडी है, ठीक है। तो अभी आज की न्यूज़ देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे, कल ही, आज क्या है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। तो ये बनाया गया था 27 जुलाई 2011 में, जो 65th सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। लेकिन क्या है, ये बहुत से देशों में अभी क्या है, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यूएन में अभी 30 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो ये अलग अलग थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि मनाया जाता है ये देशों में फर्स्ट संडे को, लेकिन यूएन के हिसाब से ये 30 जुलाई है। तो ये किस लिए है फ्रेंडशिप, तो आपको पता ही है। आपको फ्रेंडशिप के बारे में तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। फ्रेंडशिप क्या होता है, एक दूसरे को अच्छे, मतलब एक दूसरे को समझ सके हम, एक दोस्त होना चाहिए हमारे साथ में जो हमारी भावनाओं को समझ सके। तो उसी के लिए एनहांस करने के लिए, जो फ्रेंडशिप एनहांस करने के लिए देश मनाया, क्या है, सॉरी, डे मनाया जाता है। तो ये क्या, ब्रिज, एक तरह का ब्रिज का काम करता है, जो आदमी की जो अंदर की जो भावनाएं होती है ना, उनमें एक ब्रिज का काम करता है। अगर आप में कुछ थोड़ा सा अगर आघात लग रहा है, मतलब दिल में कुछ दर्द सा है, तो आप अपनी बातें क्या है, शेयर कर पाओगे दोस्त में। अगर किसी मुसीबत में हो तो दोस्त तो आपकी हेल्प करेगा। तो यही है। तो ये पीपुल्स के बीच में ब्रिज हो गया, कम्युनिटीज के बीच में हो गया, तो ये देशों के बीच में एक कम्युनिटी का रोल होना चाहिए। फ्रेंडशिप एक देशों के बीच में होनी चाहिए। जैसे आप जानते हो कि भारत की दोस्ती इसराइल के साथ बहुत अच्छी है, भारत की दोस्ती रशिया के साथ बहुत अच्छी है। तो हमें दूसरे देशों के साथ भी ऐसी क्या दोस्ती निभानी चाहिए। वैसे इंडिया तो एक है पीसफुल देश है, तो वो हमेशा पीस चाहता है और दोस्ती चाहता है, लेकिन चाइना पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं समझते, लेकिन उनको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरी तरफ से। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिक इन पर्सन, 30 जुलाई को। जो जो व्यापार होता है इंसानों के अंदर, जो फोर्स लेबर हो गया, सेक्सुअल जो इनके लिए लड़कियों को बेचना, तो उसको रोकने के लिए जो ये जो हो गए अपने जो ऑर्गन्स हो गए शरीर के, उनके बेचने के लिए क्या ट्रैफिक किया जाता है, तो उसको रोका जाए। तो उसके अगेंस्ट में ये दिन डे बनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिक इन पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में आप इसमें बहुत चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि ये एक मतलब बहुत कुप्रथा है, बहुत सदियों से चली आ रही है। जैसे फोर्स लेबर की होगी, सेक्स, जो ये सेक्सुअल जो हरासमेंट है, ये भी अभी आजकल एक दूसरा रूप लेने लग गया है, ठीक है। अभी क्या जो औरतें हैं उनको बेचा जाने लगा है शादी के लिए, तो वो भी एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। कुछ रुपयों की लालच में क्या है, एक लड़की को माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, तो वो भी एक तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। और अभी भी जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान, कुछ ऐसे इलाकों में अभी भी चल रही है कि बंगाल से लड़कियों को लेके जाया जाता है, और उधर उस साइड में हरियाणा की जगह में उनको बेच दिया जाता है। और यही नहीं है कि वो यहाँ से लीगली लेके जाता है, बच्चियों को फिर इलीगली उठा लिया जाता है और उनको बेच दिया जाता है आगे जाके, कुछ कुछ 50-60 हज़ार रुपये में। तो इसको रोकने के लिए दिन मनाया जाता है। तो इस साल इसका थीम रहने वाला कोई एक सेंट्रिक थीम नहीं है, एक बड़ी वाइड रिस्पॉन्स में एक थीम है, दिस ईयर फोकस ऑन फर्स्ट रिस्पोंडर्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इस बार जो थीम है वो चारों तरफ किसकी तरफ रहने वाली है, जो फर्स्ट रिस्पोंडर्स है उनके इर्द गिर्द ये थीम रहने वाली है। अब फर्स्ट रिस्पोंडर्स कौन से, वो एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है और एक पर्सन भी हो सकता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है, सपोर्ट करता है, और काउंसलिंग एंड सीकिंग जस्टिस, जो भी विक्टिम है ट्रैफिकिंग के, उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करता है। अगर आपको कोई लग रहा है कि यहाँ पे मतलब गलत धंधा हो रहा है, बच्चों को बेचा जा रहा है, फोर्स लेबर हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको उसके बारे में जाके क्या पुलिस स्टेशन में बताओगे, किसी एनजीओ में बताओगे। तो यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, की आप कोई भी संस्था होगी तो आप जाके उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को किसी तरह रोकोगे, तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो। तो उनके बारे में आज उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। अब मेन फोकस क्या है कि कोविड-19 जैसी क्राइसिस होगी, तो आपको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है। तो लॉकडाउन किसके लिए होता है, अब जो घर में आप सोचते हो कि एक ताला लगता है, तो आप हम किसी घर में ताला क्यों लगा के जाते हैं, क्या वो ताला चोर के लिए होता है, ईमानदार के होता है। ये कहावत भी है कि ताला कभी चोर के लिए नहीं होता, ताला ताला केवल ईमानदार लोगों के लिए होता है, ठीक है। जो साहूकार होते हैं ना, उनके लिए, जो सही आदमी होते हैं उनके लिए ताला होता है, चोर को ताला क्या है, चोर तो ताला तोड़ के चला जाएगा। तो लॉकडाउन में क्या है, ज़्यादातर इफेक्ट इन्हीं पे हुआ है, जो फर्स्ट जो
रिस्पॉन्डर्स हैं उन पे इफेक्ट हो गया। अब चोरी करने वाले तो रात को लॉकडाउन कर देंगे, जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिक जैसी जो घृणित कार्य कर रहे हैं, उनको क्या लॉकडाउन क्या करेगा, वो तो रातों रात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्या कोविड-19 में जो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनके ऊपर बहुत ही असर पड़ा है, क्योंकि वो अभी तक आप वो अपने आप निकल के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को नहीं देख पा रहे, क्योंकि वो घर में बंद हैं। तो वो एक्टिविटीज़ को ट्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें भी जो बैकग्राउंड में बढ़ती जा रही हैं, तो ये इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका ऊपर ये थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। तो वही बात हो गई, चोर के लिए ताला नहीं होता है, एक साहूकार के लिए ताला होता है। तो जो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए एक ताले का काम कर दिया लॉकडाउन, और जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं वो रातों रात अभी भी गलत काम ही कर ही रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 के चलते हुए उनको बीमारी का क्या लेना, उनको पैसों का लेना है। क्यों, जब उन्होंने अपनी एथिकल चीज़ें हो गई, अपनी भावनाएं खो दी, तो उनके लिए क्या है, आप सोच सकते हो, फोर्स लेबर हो गया। जब बच्चों के किसी को उठा के उनके उनको भीख, हाथ पैर तोड़ के उनके भीख मंगवाना, उनके और शरीर के ऑर्गन्स निकलवाना, इससे घृणित कार्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो जब उन्होंने अपनी जो अपना जो सोचने की शक्ति खो दी, सब कुछ खो दिया, एक मानवता ही खो दी, तो उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं रह गया है। तो इसका जो एक कन्वर्सेशन है इसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो हैशटैग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अभी क्या है, जो ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये क्या है, इस देश इस दिन को मनाता है। तो इसने क्या है, कैंपेन लॉन्च किया, ब्लू हेड कैंपेन। तो अब ब्लू हेड कैंपेन क्या होता है, आप जानते हो कि जब आदमी जब मर जाता है, तो उसका क्या है, शरीर जब खून ठंडा पड़ने लग जाता है, तो शरीर नीला पड़ने लग जाता है। आप ये चीज़ें जोड़ना एक दूसरे से, कैसे कि ब्लू हार्ट कैंपेन किस तरह है। तो जब शरीर नीला पड़ने लग जाता है, तो शरीर सबसे ज़्यादा खून होता है, तो वो नीला हो जाता है शरीर, तो उसका हार्ट भी ठंडा होकर नीला पड़ने लग जाता है। तो मतलब हार्ट में जान नहीं रही, हार्ट मर गया है। तो ये उसी के लिए ब्लू हार्ट कैंपेन किया गया है। ब्लू हार्ट रिप्रेजेंट्स द सैडनेस ऑफ दोज हु ट्रैफिकिंग, जो जो जिनका ट्रैफिकिंग जा रहे हैं, उनकी जो एक तरह की सैडनेस है, उनकी लाचारी है, उनको दर्शाता है। क्योंकि वो हमें रिमाइंड कराते हैं जो कोल्ड हार्टेडनेस दोज हु बाई एंड सेल, कि उन उन बंदों का जो कोल्ड, मतलब दिल भी जम चुका है, कि जो लोग ऐसा काम खरीदते हैं और बेचते हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग्स को आप अपने साथी, जो अपना दूसरा साथी है, ह्यूमन बीइंग्स अपना साथी है, जो दोस्त नहीं हो, जो भी है सारे अपने दोस्त हैं। तो उनको अगर बेचने का काम कर रहे हैं, तो फिर उनकी क्या है, उनका दिल तो मर चुका है। तो दिल मर चुका है, तो वो ब्लू, मतलब एक तरह का नीला पड़ चुका है। तो इसी के में ये ब्लू हार्ट कैंपेन को चलाया गया है, कि जो जिनकी मानवता मर गई है, जिनका दिल मर गया है, उनको उनको एक तरह रिमाइंड कराया जा रहा है कि यार ऐसा काम नहीं करना, कि गलत काम है, अपने साथी ह्यूमन मानव को बेच रहे हो। तो ट्रैफिकिंग आजकल सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है, ये दो तीन पॉइंट्स आप याद कर लेना। तो एक तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, लड़कियों को उनको उठा लिया जाता है, और फिर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उनको धकेल दिया जाता है। और फोर्स लेबर हो रहा है, कि बच्चों को उठा लिया जाता है, और फोर्स लेबर में माइंस वगैरह में उनमें काम करा लिया जाता है, खेतों में काम कराया जाता है। आपने भी देखा मध्य प्रदेश में एक ऑपरेशन स्माइल के चलते 250 के लगभग बच्चों को छुड़ाया गया। अब क्या है कि एक दूसरा भी इसमें तरह का एक दूसरा माहौल भी बनता है, कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ गया, तो फैमिलीज जो मिग्रेंट वर्कर्स है, तो उनको क्या है, वो घर पे चले गए। तो अब किसी तरह उन्होंने आमदनी के लिए बच्चों को भेज दिया। लेकिन ये चीज़ें भी गलत है, जब सभी के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी तो गवर्नमेंट है सभी को, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में अनाज भी बांट रही है, तो फिर बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक फोर्स लेबर का ही काम आया, चाहे माता पिता भी इसमें शामिल क्यों ना हो। ठीक है, और फिर बेगिंग बेगिंग हो गई, कि फोर्स बेगिंग होगी, कि बच्चों को ना ज़बरदस्ती किसी के बच्चों को उठा लिया जाता है, कि तो उठा के ले जाके किसी मंदिर के सामने, किसी बड़ी सिटी के अंदर क्या है, हाथ पैर तोड़ के उनको सड़कों पे भीख मंगाया जाता है। तो अगर आपके पास भी कभी टाइम रहे, तो ऐसे बच्चों को जाके अगर खाने के लिए कुछ दे देना। कभी भी अगर पैसा किसी को नहीं देना है, ठीक है, पैसा कभी किसी को देना नहीं है। आप अगर भूख लगी है बच्चों को, तो खाने के लिए दे दो। अगर आपके पास कपड़े हैं, तो उन बच्चों को कपड़े दे दो। कभी आपके पास एक्स्ट्रा हो ना, तो कभी ऐसे क्या है, काम कर दिया करो, तो जिससे कि किसी न किसी की हेल्प हो जाए। अगर और भी आपके पास ज़्यादा टाइम है, अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, अगर बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो आप क्या करें, कि कहीं ना कहीं जाके, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो, किसी दिन आपने सोच लिया कि अच्छा काम करते हैं, और आपको लग रहा हो कि यहाँ गलत हो रहा है, तो उस दिन उन बच्चों पर नज़र रखिए, कि अगर कोई उनको क्या है, एक तरह का ट्रैफिकिंग का काम तो नहीं हो रहा, फोर्स जो बेगिंग है वो तो नहीं हो रही। और फिर हो गया जो फोर्स मैरिज होगी, फोर्स मैरिज मैंने जैसे बताया था, कि दूसरे मतलब शहर से बच्चियों को उठा लिया जाता है, और गाँव से बच्चियों को उठा लिया जाता है। ऐसे आजकल बहुत गिरोह चालू हैं, जो क्या है, देखते देखते घरों के सामने से बच्चियां उठा लेके चले जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, उनको जब वो बड़े करते रहते हैं, और फिर क्या है, जैसे जहाँ पे शादियां नहीं हो रही हैं, वहाँ पे उसको बेच दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। रिमूवल ऑर्गन्स हो गया, ऑर्गन्स का भी एक जो बहुत बड़ा
एक तरह का जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये एक तरह का धंधा बना हुआ है कि बाहर से मेडिकल टूरिज्म में पेशेंट्स आते हैं, जिनके पास इंडिया में एक तरह का एक धंधा बना हुआ है कि मेडिकल पेशेंट्स दूसरे देशों से आते हैं और यहाँ पे सस्ते दामों पे क्या ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट, किसी की किडनी हो गई ये ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तो ऐसे जो गरीब होते हैं ना उनको उठा के उनकी बच्चों की ये किडनियाँ ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो ये एक तरह का ट्रैफिकिंग है। और इसमें सबसे ज़्यादा पता है वुमेन है 49%, जो वुमेन्स हो गए 23% गर्ल्स विक्टिम हो गई, क्योंकि मैक्सिमम इनका एक तो होता है फोर्स जो मैरिज होगी और दूसरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो आपके अगर आपको नज़र में कुछ है तो आप जल्दी से जल्दी किसी पुलिस को रिपोर्ट करें। और सबसे ज़्यादा इसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बता दिया और दूसरे नंबर पे फोर्स लेबर। तो ठीक है, तो ये दो मेन चीज़ें हैं। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो लगी है, तो आप ये थोड़ा सा याद कर लेना। जो हमारा जो आर्टिकल 21 के तहत जो हमें राइट टू एजुकेशन दिया गया था, उसके बाद ये सबसे बड़ा एक जो अमेंडमेंट है। तो ये याद रख लेना। मैं 99.9% आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि इस बार मेंस में क्वेश्चन आएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस बार आपके आईएएस मेंस में क्वेश्चन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आएगा, 100% ले लीजिए। तो ये क्या एम्फोसिस करता है? इंश्योरिंग यूनिवर्सल ये एसेस है, ठीक है, असेस टू एजुकेशन, कि एक यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन लेवल प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक, मतलब प्राइमरी से लेकर तक सेकेंडरी लेवल तक सभी का एक्सेस में होनी चाहिए स्कूल्स। इसमें क्या करना है? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है, इनोवेटिव एजुकेशन स्टार्ट करनी है, सेंटर बनाने हैं। क्योंकि अभी क्या ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मास्टर भी आप देखते हो कि टीचरों को कोई काम नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या करती है कि टीचरों को दूसरे कामों में लगा देती है, कभी जनगणना में लगा दिया, कहाँ कभी इलेक्शन में लगा दिया। तो अभी कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। और कुछ तो टीचर मैक्सिमम यही करना पड़ेगा कि मतलब टीचर लगे उनको, फिर एक बार सरकारी टीचर लगे ना तो उनको कोई मतलब ही नहीं है स्कूलों का, कोई स्कूल में नहीं आता, कोई आता है तो क्लास नहीं लेता। तो अभी क्या है कि ऐसे ऐसे इनोवेटिव मेथड लगाए जाएंगे, क्योंकि अब उन बच्चों को ट्रैकिंग भी किया जाएगा और उनका लर्निंग लेवल भी चेक किया जाएगा। तो मास्टर पे एक जो टीचर होता है ना उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाएगी, जिससे क्या है जो ड्रॉप आउट होगा ना उसको मेन स्ट्रीम में ले जाएगा। अब क्या बहुत जगह आप देखोगे SC ST के बच्चों, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ना वो SC ST के बच्चों में पड़ता है। क्योंकि जब बोलेंगे पढ़ाई होती नहीं तो क्या करना है, घर पे चलो, घर वालों के साथ चलो और काम कराओगे, जिससे क्या है फैमिली की थोड़ी इनकम बढ़ जाए। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट SC ST के बच्चों पर पड़ता है कि वो फैमिली को काम कराने देता। और जो लोअर इनकम ग्रुप है ना उनके जो ऊपर बच्चों को फर्क पड़ता है कि स्कूल में पढ़ाई तो होनी नहीं, चलो खेत में काम कराओ। तो अभी क्या है, इससे आपका लर्निंग लेवल को भी ट्रैक किया जाएगा। अब स्ट्रक्चर जो 10+2 था उसको भी चेंज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया 5+3+3+4, मतलब 5वीं 8वीं 11वीं और 15वीं तक ऐसे चेंज कर दिया गया। जिसमें क्या है तीन जो ग्रुप भी, एज ग्रुप भी जोड़ दिए गए, 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18। तो आप देखते होंगे कि तो 14 से 18 क्या है, जो राइट टू एजुकेशन था 6 to 14 एज तक था। लेकिन इसमें क्या है, तो 3 से 8 जोड़ा गया है, तो 3 से 6 जो वनरेबल ग्रुप था वो भी आ गया है, और 14 के बाद जो 18 वाला है वो भी इसको इंक्लूड कर लिया गया है। अब इसमें एक नया तो आप और नया नया टॉपिक क्या है, जो एनसीईआरटी है वो एक डेवलप करेगा नेशनल करिकुलर फॉर पेडागोलॉजीज फ्रेमवर्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन अप टू एज ऑफ 8वीं क्लास तक की जो क्या है चाइल्ड केयर एजुकेशन है उसके बारे में ये करिकुलम तैयार करेगा एनसीईआरटी। तो ये चीज़ें याद रख लेना आपके बारे में। जो प्री में क्वेश्चन आ सकता है, जो एक तो एज है कौन सी कितनी की एज तक, 8 एज तक, जो ये नेशनल करिकुलम कौन तैयार करेगा? एनसीईआरटी तैयार करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसी हैज एम्फासाइज मदर टंग। अब इसमें क्या है कि एक पॉलिसी ने एम्फासाइज किया है कि जो ग्रेड 5 तक, मतलब 5वीं क्लास तक का क्या है, जो आपको पढ़ाना है वो मदर टंग में पढ़ाइए, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए। अब ये किस लिए होता है? जब बच्चा कोई भी भाषा सीख रहा है और अब उसको हम अगर इंग्लिश में सिखाना शुरू कर देते, संस्कृत में सिखाना शुरू कर दे और दूसरी लैंग्वेज में सिखाना कर दे, तो वो क्या एक तरह का मतलब उसका माइंड एक तरह दूसरी जगह मतलब भ्रमित होने लग जाएगा। क्योंकि घर में सारे उसके मदर टंग बोलते हैं और आप पढ़ा दूसरे में रहे हो तो वो समझ नहीं पाएगा। कि सबसे ज़्यादा बच्चे का विकास होता है उसकी मदर टंग में होता है। तो 5वीं क्लास तक आपको मदर टंग में और जो रीजनल लैंग्वेज है उसी में पढ़ाना है, ताकि वो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सके। और एक नया कुरिकुलम है वो और भी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी डेवलप किया जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन जो कि 2022 तक तैयार करना है, जो किसके कंसल्टेशन के साथ, जो एनसीईआरटी होगी और SCRT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ है ना। तो ये मिलकर क्या है, टीचर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो अदर हाइलाइट्स क्या हैं कि बहुत बड़ा ऐसे जो मेन टॉपिक्स निकाल के दिए। अदर हाइलाइट्स क्या हैं, हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा इंडिया में,
कि जो क्यूरिकुलम जो आपका एजुकेशन की बुक्स वगैरह सारा डिसाइड करेगा, क्या क्या पाठ्यक्रम रहने वाला सब कुछ डिसाइड करेगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स, जो टीचर्स के लिए एक फ्रेमवर्क होगा वो भी डिसाइड किया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, जो मेरिट वाइज बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल एजुकेशन, अब जब सारा विश्व चेंज हो रहा है और हमारे अभी स्कूलों में कुछ ऐसी कोई एजुकेशन नहीं थी, ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, डिजिटल एजुकेशन थी नहीं, बच्चे क्या समझेंगे। तो अभी उसको भी मेन स्ट्रीम में टेक्निकल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अब एक टेक्नोलॉजी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी है नहीं, हम क्या सारे प्रश्नों के सिर्फ मार्क्स के पीछे भागे रहते हैं। बच्चों को क्या बता दिया जाए, ऐसा चीज़ें होती हैं। तो छोटी जो एज से क्या बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल्स के ज्ञान देने के लिए क्या शुरू किया जाए, जिससे क्या उनका टेक्नोलॉजी में एक तरह का उनकी जो इनोवेटिव माइंड है ना, वो मतलब चाहत बढ़ाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ एजुकेशन बढ़ेगा। अगर आप बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाओगे ना, तो वो ज़्यादा चाहत के साथ काम करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन आएगा, उसी के लिए क्या एक ऑटोनोमस बॉडी भी बनाई जाएगी, जो ये यूएन नहीं है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी भी बनाई जाएगी जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। उसमें क्या टेक्नोलॉजी फोरम क्रिएट किया जाएगा। और प्रोफेशनल एजुकेशन, अब क्या है बच्चों को शुरू से हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को कोई प्रोफेशनल एजुकेशन कभी दिया ही नहीं जाता है। क्या करते हैं कि 9th 12th कर ली, उसके बाद वो अपना क्या है सब्जेक्ट चयन करेंगे, और सब्जेक्ट चयन करेंगे तो उनको भी क्या चयन करना है उनको ये भी पता नहीं रहता। मतलब चयन कर लिया कि 10th में कौन से में ज़्यादा नंबर आए, तो उसी के हिसाब से 10 क्या कर लेते हैं 11th में सब्जेक्ट चयन कर लेते हैं। किसी ने मैथ्स कर लिया कि मैक्सिमम यही होता है कि अभी तक तो यही होता है कि जिस बच्चे का जिस सब्जेक्ट में 10th में ज़्यादा नंबर आए हैं वो उसी हिसाब से 11th में अपना जो सब्जेक्ट चेंज करता है। लेकिन क्या प्रोफेशनल नॉलेज दिया नहीं जाता कि आप इस आगे जाके बच्चे के ये आपकी फील्ड चेंज कर सकते हो, ये फील्ड चेंज कर सकते हो। 2-3 प्रोफेशन दिखा दिए, एक तो डॉक्टर बनना है, एक क्या करना है इंजीनियर बनना है, और कोई तीसरा प्रोफेशन नहीं दिखाया जा रहा। कोई बच्चे जो हालांकि बहुत ही कम है, जो शहरों के बच्चे हैं वो जान जाएं कि और भी प्रोफेशन होता है। गाँव के बच्चों को तो प्रोफेशन नहीं पता है, उनको इतना ही पता है कि इंजीनियर बन सकते हैं आगे जाके, और क्या बन सकते हैं। और बाकी के बच्चे हुए आज गाँव के स्कूलों में आर्ट्स ले लेते हैं, सीधा ये आर्ट्स हिस्ट्री ले ली और 2-3 सब्जेक्ट और ले लिए, और उनकी जो ग्रेजुएशन हो जाएगी, ये 12th होते होते ग्रेजुएशन हो जाएगी। और एडल्ट एजुकेशन को भी एक मतलब पार्ट में दिया गया है कि जाके बच्चों को पता चल सके कि मतलब आजकल क्या बहुत बीमारियां चल रही हैं ऐसी चीज़ों में। तो एडल्ट एजुकेशन दे देंगे कि पता चलने लगेगा कि लोग अपने जो एडल्ट एजुकेशन उससे पता चलेगा, जो सेक्सुअल जो चीज़ें हैं वो भी बताई जाएंगी। तो कि ये चीज़ें आजकल आपको पता है कि बहुत ज़रूरी है समाज में। फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक देश की इकोनॉमी में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप पॉइंट मेन पॉइंट है, तो आप ये याद कर लेना थोड़ा सा, आप आंसर राइटिंग में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन पावर मिनिस्टर डेडिकेट्स 3 विंड प्रोजेक्ट्स विथ 800 मेगावाट कैपेसिटी टू नेशन। जो अभी 3 विंड प्रोजेक्ट अभी क्या है मेगावाट कैपेसिटी के, वो नेशन को डेडिकेट हुए हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रख लेना। जैसे आज 3 जो विंड प्रोजेक्ट हैं वो जो नेशन को प्रोजेक्ट हैं, उसके पहले 3 जो जो नेवी में थे, अजीमुला, एक कोचीन में और फिर उड़ान में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में 3, 2 केरला में हो गई, और एक महाराष्ट्र में जो सोलर जो नेवी के अंदर जो सोलर पैनल लगाए गए थे। तो ये चीज़ें क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को मतलब एनहांसमेंट दे रहे हैं अपने देश की, ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो फील्ड है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या लाइट अप कर सकता है 6 लाख हाउसेज, जो 6 लाख हाउसों को बिजली प्रदान कर सकता है। और जो कार्बन रिडक्शन है उसमें भी ये हमारा साथ देगा, किसी की 2 मिलियन टन पर एनम जो कार्बन जो ऑक्साइड का एमिशन है उसको ये कम करेगा। तो ये किसके द्वारा है? सब सब सेम्बम कोब आर्ट्स स्टेट ऑफ आर्ट्स SECI, ठीक है, इसके द्वारा बनाई जाएगी 1, 2, 3 एंड जो ये जो पावर विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ब्रिंगिंग इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, जो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को ले आए 1730 मेगावाट पे। अभी इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो आ चुकी है। तो ये सेमकोर एनर्जी इंडिया मतलब सेल है ना, उसने ये काम किया है, सेमको एनर्जी लिमिटेड ने ये काम किया है। तो ये भी याद रख लेना कि ये 3 पावर प्रोजेक्ट किसने बनाया है? सेल ने बनाए। तो ये एक प्रोजेक्ट तो तूतीकोरन तमिलनाडु में है, और 2 प्रोजेक्ट हैं भुजिन गुजरात में। तो ये भी देख लेना कहाँ कहाँ पे ये एस्टाब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, ADP अप्रूव्स $3 मिलियन ग्रांट टू इंडिया टू कॉम्बेट कोविड-19। ADP ने क्या है $3 मिलियन का ग्रांट किया है इंडिया को कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उससे निपटने के लिए। तो ये कहाँ से दिया, मतलब जो इसका एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड था उससे इसको इंडिया को सपोर्ट किया है। तो ये भी देख लीजिए कौन से फंड से दिया है, एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से इंडिया को $3 मिलियन का ग्रांट किया है। तो ये ग्रांट किसके द्वारा फाइनेंस किया हुआ था ADP को? जापान की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो अभी क्या यूज़ में लिया जाएगा? एक तो थर्मल जो स्कैनर्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे, और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ वो यूज़ की जाएंगी।
अब थोड़ा सा एसेंशियल डेवलपमेंट, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि एस्टेब्लिश किया था 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, सॉरी याद रख लेना क्या है, मंदालयोंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। पर्पज क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो साउथर्न जो रीजन है, साउथर्न एशिया का रीजन है, उसके लिए ये एस्टेब्लिश किया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है कि क्या, एक छोटी छोटी चीज़ें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट स्टेटस, ये तुदियारलम पूरा एक गांव है, उसको एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का नाम दिया गया। ये केरला में स्थित है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये छोटी चीज़ें हैं कि ये बहुत मतलब अभी हाईलाइट में नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, बायोडाइवर्सिटी होगी, इन्वायरमेंट की, ये चीज़ें अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि आपको पता है बाढ़ आ रही है, तूफान भी बहुत सारे आ गए, कोविड-19 जैसी है कि बायोलॉजिकली एक तरह का इफेक्ट हो गया। तो आपको नेचर के साथ मिलकर रहना, और नेचर के क्वेश्चन इस साल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी क्या है, अटेस्ट टू क्या है, परामदगोम क्या है, परामडोम ग्राम नाम भी नहीं आ रहा, ठीक है, पंचायत उसके साथ ही अटैच है। तो अनाउंस किया है उसने, रिकमेंडेशन दी थी केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने इसको दिया था कि इस गांव को क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाई जो गांव में होती है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी, अब अभी देखना है बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी क्या है। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल एक्ट डाइवर्सिटी एक्ट था 2002 का, उसने मैंडेट दिया था कि जो आज जो जितनी भी लोकल बॉडी है गाँवों की वगैरह, वो एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्या है, ये जो कमेटी है वो इस्टेब्लिश करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक तो चेयरपर्सन होगा, 6 मेंबर होंगे, 6 मेंबर में क्या होगा, अगर जो नॉमिनेशन होगा उनमें 1/3 तो महिलाएं होंगी, ठीक है। और जो बचे हुए उसमें जो SC ST का भी, अगर स्टेट के वाइज डेमोग्राफी के हिसाब से, वो उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ें याद रखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट विलेज लेवल पे भी आपको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी देखने को मिलती है, विलेज लेवल पे भी। तो ये चीज़ें भी बहुत है कि इसका मेन पर्पज़ क्या हो गया, एरिया जो विलेज लेवल पे हो गए, एक दो गांव मिलकर क्या बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट कमेटी बनाते हैं, तो उनका एरिया क्या होगा, तो वो क्या प्रिजर्व करेंगे जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, कि मतलब आप आपके गाँव में एक छोटा सा मतलब तालाब है, वहाँ पे क्या है, मतलब कुछ पशु पक्षी मतलब पक्षी आते हैं, तो वो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी का बात हो गया। आपके गाँव में कोई मतलब छोटा पहाड़ है, वो हरिया हरा भरा रहता है, तो आप उसको मतलब कंजर्व कर सकते हो, कि उससे बंद कर सकते हो पहाड़ी नहीं, जैसे आपका गांव में एक बियर्ड है तो वहाँ से खुदाई नहीं करना, उसको प्रिजर्व करना है, उसको जंगल बनाना है। तो ऐसी चीज़ें आपको ये क्या है, ये प्रमोट करता है, प्रिजर्व करता है, और प्रिपेयर करता है पीपल डाइवर्सिटी रजिस्टर, एक प्रिजर्व करता है, मेंटेन डाटा मेडिकल प्लांट्स, जो आपके आसपास में जो मेडिकल जो प्लांट्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कोई भी मान लीजिए आप, जैसे एक उदाहरण लीजिए, तुलसी का पौधा हो गया, आपके गांव में अगर तुलसी के पौधे हैं तो उनको प्रिजर्व करना है, वहाँ पे आपका जो लोकल एक वेद होगा ना, वो चीज़ें आपको ये बताएगा। और ये एडवाइस करेगा स्टेट और नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को, एडवाइस भी करेगा कि आपके जो डाइवर्सिटी साइट है उसके बारे में। तो ये छोटे छोटे कभी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और आपको अगर बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी आप लिख सकते हो कि ये आप भारत के क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हो कि विलेज लेवल पे भी हमने बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट जो कमेटी बनाई है, तो ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो कभी कभी। नेक्स्ट है सेंट्रल टू कन्वर्ट रेवेन्स ऑफ चंबल रीजन इनटू द अरेबल लैंड विथ वर्ल्ड बैंक। जो सेंटर है वो क्या है भी, वर्ल्ड बैंक के कोलेब्रेशन के साथ क्या है, जो चंबल के जो बीड़ है, ठीक है, उनमें जो ये बड़े बड़े खड्डे टाइप बन गए हैं, जो बेड लैंड टोपोग्राफी है, उसको क्या है अभी अरेबल लैंड में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट क्या काम करेगा, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अभी ये बड़े बड़े पेड़ है, उनको क्या है कि अभी मेन प्रोग्राम क्या है, बहुत दूर में है, बहुत क्षेत्र में पहले हैं, तो इनको क्या है, सबसे पहले तो लेवलिंग का काम होगा। लेवलिंग करने के बाद इसको एग्रेबल लैंड बनाया जाएगा, मतलब कृषि के काम मिला जाएगा। तो इससे क्या है कि यहाँ पे इतने अगर बड़े स्तर पे काम होगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी होगी। दूसरी बात, ये सब कुछ काम होने के बाद यहाँ डेवलपमेंट काम होगा, तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और ये सब कुछ काम होने के बाद अगर काम सही होता है तो ये एक तरह का डेवलपमेंट भी होगा उस रीजन का। तो अब रेवेंस क्या है, ये बेडलैंड टोपोग्राफी है, मतलब जो बेडलैंड क्या होती है कि ये पानी से इरोजन हो के, मतलब चंबल नदी का जो दूसरी साइड में जहाँ से चंबल निकलती है वहाँ पे तो क्या है पथरीला इलाका, लेकिन जब जैसे ही ये इसमें जो मध्य प्रदेश और जो इस जमीनी स्तर पे भाग पे आता है ना, तो जो पानी रिस रिस के यहाँ पे गोली इरोजन कर देता है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में खड्डे करके जो बहाव करता है, जिससे क्या है मिट्टी कट कट के एक बेडलैंड टोपोग्राफी बना देती है। तो फॉर्म ड्यू टू द ये क्या कूलिंग नहीं है, ठीक है, इरोजन गुलिंग है, गुल्ली इरोजन होता है ना, वो गुल्ली इरोजन है। और उससे कि चंबल रिवर के द्वारा ये बनाए गए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है हुरिकेन हाना। तो ये एक थोड़ा सा आप याद रख लेना कि ये एक नाम है, कभी पूछा जा सकता है। जो ये अभी क्या है धीरे धीरे वीक हो गया है, लेकिन अभी भी फिर भी फ्लड और जो इनकी फ्लड की अभी भी
मतलब एक प्रॉब्लम बनी हुई है जो टेक्सास मैक्सिको में है। तो ये फर्स्ट हुरिकेन है 2020 का अटलांटिक हुरिकेन सीजन में। तो मतलब अभी सीजन शुरू हुई है, अब फर्स्ट हुरिकेन आ चुका है, अभी भी और आने बाकी है। तो फर्स्ट याद रख लेना थोड़ा सा, हुरिकेन आना कहाँ था, जो अटलांटिक ओशियन रीजन में था। नेक्स्ट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट इंक्लूडेड द प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसको भी अभी प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, कि वहाँ पे भी उसके बारे में जो डेवलपमेंट है उसको प्रोग्राम को देखा जाएगा, और तथा जो बेस्ट डेवलपमेंट होगा उसको अवार्ड मिला जाएगा। तो अभी आप ये देख लीजिए, प्राइम मिनिस्ट्रियल अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। to acknowledge the recognize the reward of extraordinary and innovative works done by the district administration। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट और जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया उसके द्वारा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या अच्छा काम करता है। अगर बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट हो गया उसके डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम होना, तो उनको फिर क्या है, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। अभी आज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मेन फोकस ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, जो किसके भी ऊपर, जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग है उस पर मेन ध्यान दिया जा रहा है। तो एक तो क्वेश्चन हो गया। अंडर द नेशनल एजुकेशन, एनडीपी नहीं एनईपी है, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल कुरिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, कितने एज के लिए बनाया जा रहा है तथा ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लेना थोड़ा सा। तो अंडर एनडीपीआर ये थोड़ा सा गलती आ गया, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड बाई, मतलब कौन सी साल तक ये जो टीचर्स के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है, मतलब कौन सी साल तक बनाया जाना है। 3 विंड प्रोजेक्ट्स जो 800 मेगावाट कैपेसिटी के हैं, वो मतलब अभी देश को डेडिकेट हुए हैं, वो कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, तो लोकेशन बतानी है उनकी। और अभी क्या है, कौन सा बैंक जो इंडिया को 3 मिलियन की सपोर्ट कर रहा है कोविड-19 से फाइट करने के लिए, तो ये थोड़ा सा इसमें लिखा नहीं है, तो को फाइट कोविड-19 के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल टू कन्वर्ट रेवेन्स ऑफ चंबल रीजन इनटू अरेबल लैंड विथ, जो सेंटर है किसके सहयोग के साथ ये चंबल के जो बीड है उनको अरेबल लैंड में कन्वर्ट कर रहा है। जो फर्स्ट हुरिकेन इन अटलांटिक ओशियन 2020, तो ये पहला हुरिकेन कौन सा है अटलांटिक ओशियन में 2020 में आया है। और इंडिया ने क्या है अभी रिसीव किया फर्स्ट लॉट ऑफ राफेल जेट फ्रॉम, मतलब कौन से देश से राफेल जेट अभी इंडिया ने रिसीव किया है। और जो ऑल जो फाइटर जेट्स लैंडेड एट कौन से, मतलब जो जितने भी फाइटर जेट्स आए हैं राफेल ने, वो कौन से एयरफोर्स स्टेशन में इन्होंने लैंड किया है। और नेक्स्ट न्यूज़ है जो कुछ पुरानी न्यूज़ भी मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछता जाता हूँ, ठीक है। तो रिसेंटली तुर्की गवर्नमेंट ने क्या किया है, कन्वर्ट किया है एक म्यूजियम को, और मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। और वो पहले क्या था, एक सिटाडेल था, ये भी बता देता हूँ, मतलब एक सॉरी सिटाडेल नहीं, कैथेड्रल था, मतलब एक चर्च था, उसको म्यूजियम बनाया गया और अभी उसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप बताइएगा, सबसे पहले वो चर्च था, उसको वहाँ के जो बेंजाइंटाइन एम्पायर के बाद जब ओटोमन एम्पायर आया तो उसने उसको मॉस्क में बदल दिया। लेकिन फिर जब वहाँ पे रिपब्लिक शासन हुआ था उसको म्यूजियम में बदल दिया गया था। लेकिन अभी तुर्की ने फिर गवर्नमेंट ने रूल चेंज करके उसको एक मस्जिद में बदल दिया है, तो उसका नाम बताना ये न्यूज़ में आ सकता है, क्योंकि एक ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। एंड पेंगोंग तसो लेक कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं हर दिन आपका क्या टाइम पे क्या उसको जैसे कुछ चीज़ें रोज़ की रोज़ न्यूज़ आती रहती हैं, उसको मैं आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। अभी जैसे कल आपको बता दिया कि राफेल आ रहा है, तो मैं आज फिर उसको न्यूज़ में बताता कि राफेल आ गया है, वहाँ लैंड कर दिया है, इंडिया में रिसीव कर लिया। तो ऐसी चीज़ें क्या बार बार बताने से नहीं होती। अब चाइना और जो अमेरिका की लड़ाई है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, कि जो मेन पॉइंट थे कवर हो गए। अभी चाइना उसका क्या है कि एक जो एम्बेसी बंद कर रहा है, फिर उसका अमेरिका उसकी एम्बेसी बंद कर रहा है, तो उसको रोज़ रोज़ नहीं है अभी चाइना के क्या ऐसा कर रहा है। तो ये चीज़ें रोज़ रोज़ घटती रहती रही, तो देखना है जो मेन चीज़ें थी ना वो मैंने पहले आपको बता दी है। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो sk.blogspot.com से, जो लास्ट ऑफ द ब्लॉग आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के लिए आज के आंसर्स के साथ। और जय हिंद, जय भारत।